नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन SOCE, मास्टर ऑफ आर्ट्स रूरल डेवलपमेंट, मर्द, हिंदी, रिवाइज्ड, सेकेंड ईयर, MRDE 201 ग्रामीण सामाजिक विकास, खंड 1 सामाजिक विकास, इकाई 3 ग्रामीण सामाजिक विकास, सामाजिक नीतियाँ और सामाजिक सुरक्षा। 3.0 उद्देश्य। इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप कर पाएंगे। सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित करें। सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों को समझना। सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा उपायों की प्रकृति और विकास को समझना। समाज के विकास में सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा पहल के महत्व की सराहना कर सकेंगे तथा और ग्रामीण सामाजिक विकास के लिए प्रमुख पहलों, योजनाओं, कार्यक्रमों के बारे में जान सकेंगे। 3.1 परिचय। सामाजिक नीति कुछ लोगों के लिए अपरिचित दिखाई दे सकती है, लेकिन ये जाने अनजाने में लगभग सभी लोगों को प्रभावित करती है। आमतौर पर लोगों को इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सामाजिक नीति के बारे में पता चलता है। अकादमिक रुचि के रूप में यह अपेक्षाकृत हालिया उत्पत्ति की एक घटना है, हालांकि यह अनादि काल से समाज में मौजूद है। संकट के समय में लोगों को हमेशा अपने परिवार के सदस्यों, जाति के साथियों, कुलों, पड़ोसियों और धार्मिक संगठनों से समर्थन और देखभाल मिली है, लेकिन सरकार भी लोगों के कल्याण और उनकी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक नीति लोगों के कल्याण और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक सुरक्षा की उनकी जरूरतों को पूरा करने का आधार बनती है। व्यथित लोगों को सहायता प्रदान करने की मानवीय कार्रवाई सामाजिक सुरक्षा की नींव है। सामाजिक नीति के साथ सामाजिक विकास का एक अन्य साधन सामाजिक सुरक्षा है, जो समकालीन दुनिया में गतिशील रूप से विकसित हुआ है। तकनीकी उन्नति के साथ जीवन का जोखिम कई गुना बढ़ गया है। सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा उपायों दोनों की प्रकृति और दायरा बदल रहा है। सामाजिक नीति को केवल कल्याणकारी विचारों से परे सामाजिक विकास के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए और इस प्रकार विकास रणनीति के व्यापक संदर्भ में स्थित होना चाहिए। सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा दोनों भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य हैं। इसलिए भारत अपेक्षाकृत एक युवा विकासशील अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। इसके अलावा एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते ये जोखिमों के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 38 कहता है, एक राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को यथासंभव प्रभावी ढंग से सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। और 2 राज्य विशेष रूप से आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम करने, शिक्षित करने और सार्वजनिक सहायता के अधिकार का वर्णन करता है। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों को विकसित करने और स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज तकनीकी, पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक विकास के बहुत आवश्यक गतिमान संतुलन के लिए अधिक समग्र, व्यापक और समन्वित नीतिगत प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है। यह इकाई सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा, विकास और महत्व और भारत में की गई प्रमुख पहलों पर चर्चा करेगी। आइए पहले इन्हें अवधारणाओं के रूप में समझें। 3.2 सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणाएं। सामाजिक नीति के अर्थ को समाहित करना मुश्किल है।
अतः टिटमर्स 1974-28 का कहना है कि सामाजिक नीति को परिभाषित करना एक थकाऊ व्यवसाय है। मैकबीथ 1957 ने सूचित किया कि सामाजिक नीतियां समाजों में एक साथ रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों के नेटवर्क के सही आदेश से संबंधित हैं, या उन सिद्धांतों के जो व्यक्तियों और समूहों की गतिविधियों हैं जहां तक कि वे अन्य लोगों के जीवन और हितों को प्रभावित करते हैं। एल्कॉक 2008 सामाजिक नीति को कल्याण और भलाई के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों के लिए सेवाओं को विकसित करने और वितरित करने के लिए समाज के भीतर किए गए कार्यों को संदर्भित करता है। हेगन बुच 1958 का मानना है कि सामान्य शब्दों में सामाजिक नीति का मुख्य भाग समुदाय के प्रत्येक सदस्य को कुछ न्यूनतम मानकों और कुछ अवसरों को सुनिश्चित करने की इच्छा कहा जा सकता है। सभी राज 2016-3 में उद्धृत। कुछ विद्वानों का व्यापक ध्यान ये पाता है कि सामाजिक नीति का अध्ययन सार्वजनिक नीतियों, बाजार संचालन, व्यक्तिगत उपभोग और पारस्परिक संबंधों के उन पहलुओं से संबंधित है जो व्यक्तियों या समूहों की भलाई या कल्याण में योगदान करते हैं या इससे अलग करते हैं। इसलिए सामाजिक नीति की परिभाषित विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि 1. सामाजिक नीतियां लोगों के कल्याण की दिशा में निर्देशित हैं। 2. उनमें जीवन के आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों पहलू शामिल हैं। 3. उनका उद्देश्य अमीर से गरीब तक संसाधनों के प्रगतिशील पुनर्वितरण के कुछ उपाय करते हैं। इस प्रकार सामाजिक नीति सामान्य शब्दों में मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने और मानव कल्याण में सुधार के उद्देश्य से दिशानिर्देशों, सिद्धांतों और हस्तक्षेपों को संदर्भित करती है। अकादमिक रूप से सामाजिक नीति को सामाजिक सेवाओं जैसे रोजगार, जेल, कानूनी सेवाओं आदि द्वारा समझा जाता है और कल्याणकारी राज्य द्वारा जो लोगों की सामाजिक सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य और शैक्षिकी आवश्यकताओं का ख्याल रखता है। सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा के रूप में सामाजिक बीमा और सामाजिक आश्वासन दोनों को शामिल करती है। सामाजिक बीमा प्रकृति में सुरक्षात्मक लोगों को अभाव और भूख से बचाने के उद्देश्य से है, जबकि सामाजिक आश्वासन प्रकृति में उपचारात्मक का उद्देश्य लोगों की बीमारियों, भेदभाव, शोषण और अज्ञानता को दूर करना है। अधिक सामान्य शब्दों में सामाजिक बीमा सभी घायल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, जबकि सामाजिक आश्वासन सख्ती से जरूरतों और आवश्यकताओं पर आधारित है। सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक समझ के लिए आवश्यक है कि हम इसकी कुछ परिभाषाओं की जांच करें। सर विलियम बेवरिज 1912 सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित करता है, आय की सुरक्षा जब वे बेरोजगारी, बीमारी और दुर्घटना से बाधित होते हैं तो कमाई की जगह लेने के लिए, सेवानिवृत्ति के लिए प्रदान करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के और जन्म, मृत्यु और शादी से जुड़े कारण सहायता हेतु असाधारण व्यय को पूरा करने के लिए। मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा का मतलब है कि आय में रुकावट को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए आय को उपचार डिजाइन में जोड़ा जाना चाहिए। नाइक 2016 में उद्धृत आईलो के अनुसार सामाजिक सुरक्षा नई सुरक्षा है जो समाज कुछ जोखिमों के खिलाफ उचित संगठन प्रदान करता है जिसके लिए उसके सदस्य उजागर होते हैं। ये जोखिम अनिवार्य रूप से आकस्मिकताएं हैं जिसके विरुद्ध छोटे साधनों का व्यक्ति प्रभावी रूप से क्षमता या दूरदर्शिता अकेले अपनी या यहाँ तक कि साथियों के साथ निजी संयोजन में भी प्रदान नहीं कर सकता है। ग्रामलिच 1996 में उद्धृत नाइक 2016। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा विकास के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है, जोखिम और अपर्याप्तता के खतरे को प्रतिस्थापित करके ये कामकाजी लोगों की दक्षता को बढ़ाता है। सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के बाद हम भारत में उनके विकास का पता लगाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपकी प्रगति की जांच करने दें। 3.3 सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा का विकास। माना जाता है कि भारत में सामाजिक कल्याण का विकास विशेष जरूरतों वाले लोगों और वंचित समूहों को उनके परिवार के सदस्यों,
जाति समूहों और धार्मिक संगठनों द्वारा स्वैच्छिक रूप से प्रदान की जाने वाली विशिष्ट देखभाल और सहायता के प्रावधानों और सहायता के प्रावधानों के साथ शुरू हुआ, जबकि सरकार ने सीमित हस्तक्षेप किए हैं। ये प्रणाली पूर्व औपनिवेशिक काल के दौरान जारी रही, लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान शहरीकरण और औद्योगीकरण के आगमन के साथ लोगों के कुछ समूहों के लिए शहरी क्षेत्रों में अधिक संगठित सामाजिक कल्याण के लिए एक प्रणाली शुरू हुई। एक तरफ उपनिवेशवाद ने औद्योगिक और सैन्य नौकरियों की पेशकश करके जाति द्वारा व्यवसायों को निर्धारित करने की कठोरता को तोड़ दिया, जिसने समाज में कुछ उत्पीड़ित लोगों को ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता प्रदान की, जबकि दूसरी औद्योगिक रूप से निर्मित वस्तुओं की उपस्थिति ने विनिमय की पारंपरिक जजमाती प्रणाली में खलल डाला। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा 1793 में शुरू की गई भू राजस्व की स्थायी प्रणाली ने भारत में वंशानुगत आर्थिक शासन को बदल दिया। प्रशासन ने ग्रामीण भारत की गरीबी को अपने पिछड़ेपन, छुआछूत और अंततः भारतीयता की प्रकृति में अंतर्निहित माना। अंग्रेजों ने 1923 के कामगार मुआवजा अधिनियम को श्रमिकों के एक छोटे समूह के लिए सामाजिक सुरक्षा की एक प्रणाली के रूप में पेश किया, जो उनके लिए काम कर रहे थे, जिसे भारत में सरकार द्वारा कल्याणकारी तंत्र के संस्थागतकरण की शुरुआत माना जा सकता है। आज़ादी के बाद लोगों के सामाजिक कल्याण को अधिक ध्यान और दिशा मिली। इसने सरकार की सक्रिय भागीदारी के साथ दायरे को व्यापक बनाया और सामाजिक कल्याण नीति की प्रकृति को बदल दिया। 26 जनवरी 1950 को पेश किए गए संविधान ने भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राजनीति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। ये सामाजिक विकास के उद्देश्यों को निहित करता है और देश में सामाजिक कल्याण तंत्र को संस्थागत बनाता है। भारत ने खुद को न केवल एक उदार लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया है, बल्कि एक संघीय राजनीति के रूप में भी स्थापित किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और ग्रामीण विकास जैसे कुछ विषय या तो पूरी तरह से राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं या समवर्ती सूची के तहत आते हैं, जो राज्य और केंद्र सरकारों दोनों को अनुमति देता है इसमें शामिल विषयों पर कानून बनाएं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 58 राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने की जिम्मेदारी देता है, जो लोगों के कल्याण के लिए खड़ा है। आज़ादी के बाद लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए उचित योजना की आवश्यकता पर विचार करते हुए मार्च 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसने आर्थिक विकास के सोवियत मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजनाओं का मार्ग प्रशस्त किया। योजना आयोग ने शासन के समाजवादी पैटर्न से खींचे गए विकास के मौलिक मुद्दों को हल करने के लिए 4 दीर्घकालिक उद्देश्यों के साथ सामने आए। उद्देश्य मुख्य रूप से राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए उत्पादन सीमा बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने, आय असमानताओं को कम करने और शोषण को दूर करके सभी के लिए समानता और न्याय लाने के लिए उन्मुख थे। उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के उपकरण का उपयोग करके प्रयास किया गया था, जिसने निजी उद्यमों की भूमिका को प्रतिबंधित कर दिया और सरकार को एक प्रमुख भूमिका दी। आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था और उद्योगों के लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया था। योजना आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (CSWB) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को विकसित करना, सहायता करना और बढ़ावा देना था। 7वीं पंचवर्षीय योजना तक नीतियां मुख्य रूप से संसाधनों के समान पुनर्वितरण, अमीरों पर भारी कर देनदारियों, समाज के सबसे गरीब और दबे कुचले वर्गों के लिए अत्यधिक सब्सिडी वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान, लोगों के उत्पीड़ित और शोषित समूहों के कल्याण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध और बढ़ावा देने पर केंद्रित थीं। लोगों की संख्या, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक विकास में भाग लेने के लिए बढ़ावा देना। भारत और दुनिया की आकस्मिक परिस्थितियों ने 1991 में नई आर्थिक नीति (NEP) या संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (SAP) की घोषणा करने के लिए सरकार को बुलाया, जिसने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दरवाजे खोले।
यह 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जारी रहा। वर्ष 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग द्वारा गठित सरकार के साथ ही सामाजिक कल्याण नीतियों ने अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर रुख किया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम और 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा में प्रकट हुआ। 2009 का शिक्षा अधिनियम, भोजन का अधिकार अधिनियम 2013 आदि। जैसा कि ब्रिटिश काल में शुरू किए गए शहरीकरण और औद्योगीकरण ने परोपकार की अनौपचारिक प्रणाली से राज्य वित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा की अधिक संगठित प्रणाली में बदलाव किया। ब्रिटिश सरकार ने 1850 के दशक में कारखाना प्रणाली की स्थापना के साथ सामाजिक सुरक्षा उपाय करना शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद का वह दौर था जिसने श्रम कल्याण की दिशा में सरकार को प्रोत्साहन और दिशा दोनों प्रदान की। शत्रुता शांति और पुनर्निर्माण की ओर उन्मुख दुनिया के साथ समाप्त हुई, जिसने एक नई संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ को जन्म दिया, जिसने अपनी स्थापना के बाद से सार्वभौमिक सिद्धांतों और सामाजिक सुरक्षा के मानकों को विकसित करने और ठोस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईएलओ के सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक साधनों में से सामाजिक सुरक्षा न्यूनतम मानक कन्वेंशन 1952 एक है, जो लाभों के न्यूनतम बुनियादी मानक प्रदान करता है। आकस्मिकताओं के लगभग सभी पहलू जैसे चोट, बीमारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा आदि सामाजिक सुरक्षा पर पारित आईएलओ के 28 सम्मेलनों में से केवल 5 सम्मेलनों को भारत द्वारा अनुमोदित किया गया है। बहरहाल, स्वतंत्र भारत ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 जैसे विभिन्न कानून भी बनाए हैं। भारत में सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा के विकास का पता लगाने के बाद आइए हम ये समझने के लिए आगे बढ़ें कि सामाजिक विकास के ये दो उपकरण लोगों और समाज के लिए क्या दर्शाते हैं। 3.4 सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा का महत्व। सामाजिक नीति लोगों की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सामाजिक समानता और न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। सामाजिक नीति नीतियों, योजनाओं और संस्थानों का एक जटिल जाल है जो राज्य और उसके नागरिकों के बीच एक सामाजिक अनुबंध का हिस्सा है। नागरिक सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और करों के भुगतान और राष्ट्र की भलाई के प्रयासों के माध्यम से इसे अपना समर्थन देते हैं। बदले में सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और सभी लोगों के कल्याण के लिए नीतियों को लागू करती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को भी वैध बनाया जाता है। यद्यपि सामाजिक नीति की कई भूमिकाएं हैं, लेकिन सबसे बुनियादी स्तर पर यह आधुनिकीकरण के कारण आय असमानता और सामाजिक असंतुलन जैसे आर्थिक और सामाजिक झटकों का प्रबंधन करने की राज्य की क्षमता को बढ़ाती है। दूसरे, यह न केवल शासन बल्कि विकास परियोजनाओं को भी वैध बनाता है, जिससे सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित होती है और प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखा जाता है। सामाजिक नीति किसी विशेष क्षेत्र में श्रम उत्पादकता बढ़ाने के बजाय श्रम की समग्र सामाजिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी कार्य करती है। यह नियोक्ता को श्रम की समग्र लागत में कटौती करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बुनियादी जरूरतों का ध्यान पहले से ही राज्य द्वारा रखा जाता है, इसलिए नियोक्ता को अधिक लचीलापन प्रदान करता है। इस प्रकार सामाजिक नीति राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सभी को आर्थिक विकास के लाभ प्रदान करती है। अपर्याप्त और अक्षम सामाजिक नीतियां मध्यम और दीर्घकालिक आर्थिक और सामाजिक विकास को सीमित कर सकती हैं। सामाजिक नीतियों को सरकार को नागरिकों का समर्थन सुनिश्चित करके भविष्य के विकास और राजनीतिक स्थिरता के लिए आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस आधुनिक युग में सामाजिक सुरक्षा समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसलिए सामाजिक सुरक्षा सबसे गतिशील अवधारणाओं में से एक बन जाती है। यह आर्थिक और सामाजिक दोनों नीतियों को प्रभावित करता है। ये जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है जब कोई व्यक्ति बीमारी, विकलांगता,
बेरोजगारी या बुढ़ापे के कारण संकट की अवधि के दौरान अन्य साथियों के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। ये गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी को खत्म करने के लिए लगभग सभी उन्नत देशों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। भारत में परंपरा से आधुनिकता की ओर संक्रमण के साथ संयुक्त परिवार प्रणाली और सरल समुदायों से जुड़े पारंपरिक मूल्य, जो इन सामाजिक संस्थानों में अंतर्निहित सामाजिक सुरक्षा की एक अंतर्निहित प्रणाली हुआ करते थे, ने धीरे धीरे अपनी पकड़ और महत्व खो दिया है। भारत को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जनसंख्या विस्फोट, कम प्रति व्यक्ति आय, अल्प रोजगार, कम रोजगार के अवसर, शिक्षित और कुशल जनशक्ति की कमी, कम साक्षरता और संख्यात्मकता, बड़े पैमाने पर ग्रामीण लोग कृषि में लगे हुए जो शहर क्षेत्रों में प्रवास के दबाव में है आदि। ये समस्याएं किसी व्यक्ति की क्षमता और खत्म होने के प्रयास से परे पाई जाती हैं। इस प्रकार राज्य के लिए आवश्यक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ, इससे पहले कि हम भारत में की गई नीति और सुरक्षा पहलों की ओर बढ़ें, मुझे एक विराम देना चाहिए और आपकी प्रगति की जांच करनी चाहिए। 3.5 महत्वपूर्ण सामाजिक नीतिगत पहल। भारतीय संदर्भ में सामाजिक नीतियों को ज्यादातर भूमि सुधार, खाद्य खरीद और वितरण, शैक्षिकी सुधार, रोजगार के अवसरों का सृजन, सार्वजनिक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण कोटा के रूप में सकारात्मक कार्रवाई, सूक्ष्म ऋण और परिसंपत्ति सृजन और संरचनात्मक परिवर्तन के प्रावधान के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की दिशा में विकेंद्रीकरण और सत्ता के हस्तांतरण के माध्यम से शासन में निर्देशित किया गया है। आइए हम इन सामाजिक नीतियों के बारे में एक दृष्टिकोण रखें। 3.5.1 भूमि सुधार। संविधान में भूमि सुधार का विषय कानून बनाने के लिए राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए राज्यों में भूमि सुधारों के कार्यान्वयन, प्रगति और प्रभावशीलता की सीमा में बहुत भिन्नताएं देखी जाती हैं। जाहिर है, जहां तक कृषि संबंधों और भूमि के पुनर्वितरण का संबंध है, सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से पूरे भारत में भूमि सुधारों का कार्यान्वयन संतोषजनक और प्रभावशाली नहीं रहा है। यद्यपि समय के साथ कृषि परिदृश्य में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, वे अपर्याप्त हैं और काफ़ी हद तक केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों तक सीमित हैं। केरल में सुधारों का मुख्य फोकस भूमि जोत पैटर्न में बदलाव और कृषि श्रमिकों के कल्याण पर था, जबकि पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से किराएदारों को पंजीकृत करके, उनके अनुबंधों को औपचारिक रूप देकर और उनकी मनमानी बेदखली और अन्य प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए किराए हिस्से की राशि तय करके उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए तथा उत्पीड़न रोकने के लिए था। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 ने जमींदारवाद को समाप्त कर दिया, फिर भी भूमि पर स्वामित्व और एकाधिकार बड़े पैमाने पर उनका ग्रामीण भारत में बरकरार रहा। भूमि स्वामित्व में आमूलचूल परिवर्तन की कमी ने कुल कृषि उत्पादन को केवल कुछ जमींदार से पूंजीपतियों और अमीर किसानों तक सीमित रखा। इस प्रकार स्थानीय उपज और सेवाओं के लिए घरेलू बाजार काफ़ी हद तक सामाजिक रूप से अनुबंधित रहा। हाल के दशकों में भारतीय राजनीति ने शायद ही कभी भूमि पुनर्वितरण और भूमि सुधारों के लिए अन्य संरचनात्मक परिवर्तनों पर चर्चा या बहस देखी है। योजना दस्तावेज, जिनमें पहले कम से कम भूमि सुधारों के बारे में बात की गई थी, अब कृषि के निगमीकरण, वृक्षारोपण, फसलों को बढ़ावा देने आदि की मुख्य चिंताएं हैं। चूंकि छोटी और सीमांत जोत कृषि को कठिन बनाती है और सिंचाई और अन्य सुविधाओं में निवेश के लिए कम व्यवहार्य भी है, इसलिए भूमि सुधारों के लिए पहल की जानी चाहिए। कृषि में आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए देश भर में के अन्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए छोड़े जाने के बजाय अधिक व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए। 3.5.2 खाद्य खरीद और वितरण प्रणाली। भारत की खाद्य प्रबंधन प्रणाली के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। 1. बाजार में कुछ हद तक मूल्य स्थिरता बनाए रखना। 2. किसानों को उनकी खपत लागत से ऊपर उत्पादों के बाजार मूल्य सुनिश्चित करके प्रोत्साहन के साथ सुविधा प्रदान करना। और 3. उपभोक्ताओं को कुछ हद तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। यह एक दोहरे स्तंभ पर आधारित है। 1. किसानों से पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य।
एमएसपी पर गेहूं और चावल और अन्य कृषि उत्पादों जैसी प्रमुख खाद्य फसलों की खरीद और 2. सब्सिडी पर उनका वितरण उचित दर दुकानों के राज्य द्वारा संचालित नेटवर्क के माध्यम से लोगों को दरें। 1970 और 1980 के दशकों में विश्व बाजार मूल्यों की तुलना में भारतीय खाद्य और कृषि मूल्य कमोबेश स्थिर रहे। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में गरीब परिवारों के स्पष्ट लक्ष्यीकरण की बहस के साथ सरकार ने पीडीएस को केवल कुछ गरीब वर्गों तक सीमित करने का निर्णय लिया। नए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीपीडीएस के अंतर्गत परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अंत्योदय सबसे गरीब की एक और श्रेणी भी 2000 में बनाई गई थी। लाभार्थी परिवारों की पहचान की अविश्वसनीय प्रक्रिया के कारण परिवारों का ये बीपीएल एपीएल वर्गीकरण समस्याग्रस्त हो गया, जो खाद्य सुरक्षा के साथ बहुत कम संबंध रखने वाले सांख्यिकीय आंकड़ों से मनमानी गणना पर आधारित था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ने अपने उपलब्ध संसाधनों के साथ खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों के प्रयासों को समेकित किया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके घटकों में से एक है। इस अधिनियम में ग्रामीण और शहरी आबादी के क्रमशः 75% और 50% को 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से कम कीमत, चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम और गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर खाद्य पदार्थ प्रदान करने के लिए कवर किया गया है। ये लाभ की 3 पात्रता प्रदान करता है: नकद हस्तांतरण के माध्यम से मातृत्व लाभ, मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन और एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस और पीडीएस। 3.5.3 शिक्षा। संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। फिर भी भारत दुनिया के सबसे निरक्षर देशों में से एक है, जिसकी समग्र साक्षरता दर है 72.98%, पुरुष साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6%। जनगणना 2011। इससे साफ पता चलता है कि 1/4 से ज़्यादा लोग अनपढ़ हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों तथा अन्य अल्पसंख्यक समूहों की स्थिति और भी निराशाजनक प्रतीत होती है। शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च देश के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 4.6% है, जो 6% के वैश्विक मानक से कम है। ये सब दर्शाता है कि शिक्षा सरकार की नीतियों में सबसे आगे नहीं रही है। लोगों की शैक्षिकी आवश्यकताओं से इनकार करना मानवाधिकारों और विकासात्मक दृष्टि दोनों दृष्टिकोणों से विफलता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपीई लेकर आती है। 1968 में शिक्षा पर पहली नीति, 1986 में दूसरी और हाल ही में 2020 में तीसरी नीति कोठारी आयोग 1964-1966 की सिफारिशों पर आधारित पहली नीति शिक्षा प्रणाली के कट्टरपंथी पुनर्गठन पर केंद्रित थी। इसने देश के समग्र विकास के लिए समान शैक्षिकी अवसरों को बढ़ावा दिया। संविधान में निर्दिष्ट 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने का आह्वान किया गया है। इसने माध्यमिक शिक्षा में कार्यान्वयन के लिए 3 भाषा फॉर्मूला दिया, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित राज्य की आधिकारिक भाषा शामिल थी। इसके अलावा इसने भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन भाषा संस्कृत को प्रोत्साहित किया। 1986 में लागू की गई दूसरी नीति का उद्देश्य शैक्षिकी अवसरों में असमानताओं को दूर करना था, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के मामले में, और इसने छात्रवृत्ति, वयस्क शिक्षा, गरीब स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिक शिक्षकों आदि के प्रावधानों का विस्तार किया। इसके तहत देश भर में प्राथमिक शिक्षा की स्थितियों में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना शुरू की गई थी और प्राथमिक स्कूली बच्चों की सीखने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना की गई और जमीनी स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास लाने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का आह्वान किया गया स्तर था। वर्ष 2021-22 से लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 2020 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना और उनमें महत्वपूर्ण विचार, व्यवहारिक ज्ञान, बहस और चर्चा आधारित शिक्षा विकसित करके उनकी सीखने की क्षमताओं को बढ़ाना है। ये शैक्षणिक संरचना को 10-2 से 5-3-3-4 तक पुनर्गठित करने के लिए जनादेश देता है, बच्चों के बीच आवश्यक सीखने और उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित करता है। इस नीति से 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव आने की उम्मीद है। इसके अलावा शिक्षा के कुछ चालू कार्यक्रमों में राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा कार्यक्रम (NPEGEL), माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMA) से साक्षर भारत या प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) शामिल हैं। उच्च शिक्षा के लिए न्यायसंगत स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान (SSA), माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (IDSS) और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) है। 3.5.4 हेल्थ केयर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यावहारिक, वैज्ञानिक रूप से ध्वनि और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीकों और प्रौद्योगिकी पर आधारित एक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल है, जो समुदाय में व्यक्तियों और परिवारों के लिए सार्वभौमिक रूप से सुलभ है। उनकी पूर्ण भागीदारी के माध्यम से और एक लागत पर जो समुदाय और देश बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्मा-अता सम्मेलन WHO 1978। इसलिए प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियाँ 4. उन लोगों के लिए विशेष और सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देना जो वहन कर सकते हैं ताकि सरकारी सेवाएं समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों या वंचित वर्गों को प्रदान की जा सकें। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के विकेंद्रीकरण मुख्य उद्देश्यों के साथ बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पहले से अपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2002 में एक संशोधित NHP शुरू किया गया था। एक ही छतरी के नीचे कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों और रणनीतियों को अभिसरण करना, देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में निजी निवेश और गैर सरकारी संगठनों (NGO) को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक व्यय का विस्तार करना। स्वास्थ्य और विकास के कारण को आगे बढ़ाते हुए 2017 में शुरू की गई एक अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की, जिनके लिए स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण में सुधार के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान, संतुलित और स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम, तंबाकू और शराब के उपयोग को कम करना, सड़क और रेल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए यात्री सुरक्षा योजना, लौकिक हिंसा के निर्भया नारी योजना सुरक्षित, सुनिश्चित और तनाव मुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने, वायु प्रदूषण को कम करने आदि। इसके अलावा सरकार प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम चलाती है, जैसे जननी सुरक्षा योजना JSY, मिशन इंद्रधनुष, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ICDS, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि। 3.5.5 सकारात्मक कार्रवाई। सकारात्मक कार्रवाई के लिए सबसे बुनियादी सार्वजनिक नीति समाज के सामाजिक, शैक्षिकी और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति है। जल्द से जल्द स्वतंत्र भारत ने केवल SC और ST को सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक संस्थानों में आरक्षण कोटा प्रदान किया। बाद में इस नीति को 1990 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्ग तक बढ़ा दिया गया। हाल ही में 2019 में इसे अनारक्षित श्रेणी के लोगों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि
इसके प्रभावी कार्यान्वयन की कमी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसरों के ठंडेपन के मद्देनज़र इसके अधिक सामाजिक आर्थिक प्रभाव की प्रतीक्षा की जा रही है। फिर भी इस तरह की सामाजिक नीति के प्रभावों की एक लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए सामाजिक न्याय और समानता के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक गतिशीलता के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। 3.6 महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल। भारत में 5 प्रमुख कार्यक्रम हैं जो पूरी तरह से इसकी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की नींव बनाते हैं, अर्थात समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), स्कूल भोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और सामाजिक सुरक्षा पेंशन। आइए हम इन कार्यक्रमों को शुरू करें। 3.6.1 एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS). 1975 में शुरू किया गया ICDS कार्यक्रम देश भर में समर्पित बाल देखभाल केंद्रों या आंगनवाड़ियों के माध्यम से 6 साल से कम उम्र के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और प्री स्कूल शिक्षा की सेवाएं प्रदान करता है। प्रशिक्षित महिला कर्मचारियों के माध्यम से, जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, केंद्रों में अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्थानीय सहायक नर्स, मिडवाइफ (ANM) और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) बच्चों के विकास और टीकाकरण की निगरानी और नियमित प्रसव पूर्व देखभाल जैसी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। देश भर में 90 मिलियन से अधिक बच्चों की सेवा करने वाले लगभग 1.4 मिलियन आंगनवाड़ी केंद्र 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को नियमित स्वास्थ्य जांच, पौष्टिक भोजन, खेल आदि प्रदान करते हैं। साथ ही केंद्रों पर टेक होम राशन (THR) और बच्चों के टीकाकरण का प्रावधान मौजूद है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को भी केंद्रों पर पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मिड डे मील पर सुप्रीम कोर्ट के 2001 के फैसले में कहा गया था कि ICDS के तहत 6 साल तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाना चाहिए। 2006 में पारित न्यायालय के एक अन्य आदेश में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को उनके अधिकार के मामले के रूप में ICDS सेवाओं की पात्रता में शामिल किया गया था। इन न्यायालय के आदेशों ने देश के सभी कोनों तक ICDS पहुंच को समेकित और विस्तारित किया है। 3.6.2 स्कूल का भोजन। स्कूल भोजन योजना भारत में सबसे सफल सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक है। गुजरात और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में पहले से ही लंबे समय से अस्तित्व में होने के कारण सरकार ने इसे 1995 में प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPNSPE) के तहत लाया, ताकि अन्य राज्यों में भी अन्य राज्यों के बच्चों को इसका लाभ दिया जा सके। शुरुआत में स्कूली बच्चों को केवल गेहूं या चावल मुहैया कराया जाता था, लेकिन 2001 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से भोजन के अधिकार पर एक याचिका के जवाब में सभी राज्य सरकारों को प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। वर्ष 2004 में गठित UPA सरकार ने स्कूली बच्चों को अच्छी तरह से पका हुआ पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्धता व्यक्त की और केंद्रीय बजट में इसके लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि की गई। केंद्रीय वित्तीय सहायता ने बच्चों को प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्यों को बढ़ावा दिया और उन्हें उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के बच्चों तक इस योजना का विस्तार करने में भी मदद की। प्रारंभ में शिक्षकों और उच्च जाति के माता पिता से बहुत विरोध उभरा, जो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे निचली जातियों के बच्चों के साथ घुल मिलकर भोजन करें। हालांकि ये योजना पूरे देश में सफलतापूर्वक स्थापित की गई है। वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.1% की लागत के साथ देश भर में 100 मिलियन से अधिक बच्चों को कवर करती है। इससे समाज को कई तरह से फायदा होता है। सबसे पहले, ये बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करता है और कक्षा की भूख को कम करता है। दूसरा, ये बच्चों की स्कूल भागीदारी को बढ़ाता है और उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा,
ये बच्चों के आपस में मिलने और अंतर भोजन को बनाता है, जो जातिगत पूर्वाग्रहों का मुकाबला करता है और समाज में सामाजिक समानता में योगदान देता है। अंत में, यह महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है और उन्हें दिन के समय अपने बच्चों को खिलाने के बोझ से मुक्त करता है। 3.6.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना से प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा लागू किया, जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया और 2007 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा का नाम बदल दिया गया। शुरू में भारत के पहले 200 सबसे गरीब जिलों में लागू किया गया था और 2008 में पूरे देश में विस्तारित किया गया था। अधिनियम में कहा गया है कि जॉब कार्ड वाले वयस्क जो काम करना चाहते हैं को उसके आवेदन या काम के लिए पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर नियोजित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर वो रोजगार भत्ते का हकदार है। इसमें न्यूनतम मजदूरी, कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाएं और 15 दिनों के भीतर मजदूरी के भुगतान का भी प्रावधान है। तथापि केंद्र सरकार ने वास्तविक मजदूरी को स्थिर रखते हुए वर्ष 2009 में न्यूनतम मजदूरी मानदंड को राज्य विशिष्ट मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न राज्यों में मजदूरी निर्धारित करने के अधिकार से प्रतिस्थापित कर दिया है। इसके समुचित कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार और जवाबदेह है। केंद्र और राज्य सरकारें स्थापना के समय से ही इसके प्रावधानों को बनाए रखने, पर्यवेक्षण करने और ठीक से लागू करने के लिए जवाबदेही की जिम्मेदारी लेने के लिए अनिच्छुक रही हैं। ये क्योंकि शुरुआत से ही इसे की कमी का गंभीर रूप से सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक जवाबदेही इसके अलावा उसके सामने कुछ अन्य चुनौतियां हैं, जैसे कोष के उपयोग में भ्रष्टाचार और श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में देरी, जो बैंकों या डाकघरों में उनके खातों के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाता है। हालांकि मजदूरी भुगतान के इस तरीके ने मनरेगा फंड उपयोग में मौजूद भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक सीमित कर दिया है। इसके फायदे आर्थिक पहलुओं से कहीं आगे हैं। राजनीतिक रूप से यह ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों को पुनर्जीवित करने में मदद करता है, क्योंकि ये स्थानीय निकाय मुख्य रूप से इसके कार्यान्वयन में शामिल हैं। वे कार्यों की योजना और सामाजिक लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह महिलाओं को उनकी कार्य भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और ग्रामीण समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के समग्र कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की कम दर के विपरीत मनरेगा में महिला श्रमिक कुल श्रमिकों का लगभग आधा हिस्सा हैं। इन महिला श्रमिकों में से आधी से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हैं। 3.6.4 सामाजिक सुरक्षा पेंशन। जैसा कि पहले बताया गया है, संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वो अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था और विकलांगता जैसी आकस्मिकताओं में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करे। विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1995 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के माध्यम से प्रदान की जाती है। 3 बहन योजनाएं: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना IGNWPS, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGNOPS और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना IGNDPS इस योजना के घटक हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत 2009 में शुरू किए गए IGNWPS में पहले 40-59 वर्ष के आयु वर्ग की सभी विधवाओं के लिए 200 रुपये की मासिक पेंशन का प्रावधान था, जिसे 2012 में 300 रुपये प्रति लाभार्थी की मासिक पेंशन के साथ 40-79 वर्ष के आयु वर्ग में संशोधित किया गया था। IGNOPS एक गैर अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसके तहत भारत के नागरिक जो 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और गरीबी रेखा BPL से नीचे रहते हैं, मासिक पेंशन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 300 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है,
जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को 500 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। आईजीएनटीपीएस के अंतर्गत 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग 79 वर्ष तक के गरीबी रेखा से नीचे के लोग, जिनमें 80% से अधिक विकलांगता है, उन्हें 10,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। 300 रुपये प्रति लाभार्थी, जबकि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को प्रति लाभार्थी 500 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। भारतीय पेंशन योजनाओं को लागू करने की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले, लाभार्थी की पहचान की प्रक्रिया धीमी और बोझिल है, जिससे लोगों को इस उम्मीद में वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है कि क्या वे बिल्कुल भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, मासिक भुगतान अनियमित और अप्रत्याशित है। कुछ मामलों में मासिक आधार के बजाय वर्ष में केवल 1 या 2 बार भुगतान किया जाता है। तीसरा, भारत की बैंकिंग प्रणाली की सीमित पहुंच के कारण मासिक पेंशन का संग्रह एक कठिन काम बन जाता है, जबकि डाकघरों में भ्रष्टाचार इन योजनाओं के उद्देश्य हैं। जब कोई विफल कर देता है। 3.7 आइए संक्षेप में बताते हैं। सामाजिक नीति आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों के प्रगतिशील पुनर्वितरण के उपायों के माध्यम से आर्थिक और गैर आर्थिक पहलुओं में लोगों के कल्याण की दिशा में निर्देशित दिशानिर्देशों को संदर्भित करती है। सामाजिक सुरक्षा सुरक्षात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई दोनों है, जिसमें क्रमशः सामाजिक बीमा और सामाजिक आश्वासन शामिल हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान शहरीकरण और औद्योगीकरण के आगमन के साथ संगठित सामाजिक कल्याण शुरू हुआ। शहरी क्षेत्रों में केवल सीमित समूहों के लिए। आज़ादी के बाद संविधान में किए गए कल्याणकारी प्रावधानों द्वारा निर्देशित भारत सरकार ने भूमि सुधार, खाद्य खरीद और वितरण प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सकारात्मक कार्रवाई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय शुरू किए हैं। इसके अलावा कुछ लक्षित सामाजिक सुरक्षा पहल जैसे आईसीडीएस, मिड डे मील आईसीडीएस, मध्याह्न भोजन, मनरेगा और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी कुछ लक्षित सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से कमजोर लोगों और समय और स्थिति के पीड़ितों की देखभाल के लिए सामाजिक विकास शुरू किया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।